हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 2 है। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस यूनिट का जो नेम है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका क्या मतलब है। देखो, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, जिसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज करते हैं। इस तरह एनिमल में, ह्यूमन में, प्लांट्स में, जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो डिफरेंट टाइप की ये डिजीज काज करते हैं। इसी के साथ इंडस्ट्रीज में ये सामान वगैरह भी ख़राब करते हैं, खुराक की चीज़ों को भी ये ख़राब करते हैं, मेडिसिन वगैरह जो है वो भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इफ़ेक्ट्स होती हैं। तो हम किस तरीके से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर जगह पे अवेलेबल है, बैक्टीरिया हर जगह पे मौजूद है, लेकिन हमने खुद को या कोई पेशेंट है या कोई वुंड है या कोई जख्म है, उसको किस तरीके से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने बचाना है, तो उसके लिए हमने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना होगा। तो इसके हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, उन तरीकों से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं और वो तमाम के तमाम तरीके हम इस यूनिट में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 को। इस यूनिट के कंटेंट को हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर हाफिज अहमद लुबाब खटक ने। ये उन्हीं के नोट्स हैं और हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ मींस टू इनहिबिट और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें 2 चीजें आती हैं, या तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट कर ले, खत्म कर ले, या हम उनके ग्रोथ को स्टॉप कर दे। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम 2 तरीके से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। या तो हम ऐसा कर लें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल मार दे, तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे तो फिर वो डिजीज काज नहीं करेंगे, या हम ऐसा कर लें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रोथ को स्टॉप कर दें कि वो अपनी तादाद ना बढ़ा सके। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी तादाद नहीं बढ़ाते तो एक टाइम तक वो भी फिर खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तादाद ही नहीं बढ़ रही। तो ये 2 तरीकों से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। Control of microbial growth usually involve the use of physical or chemical agents which either kill or prevent the growth of microorganism। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंट्रोल के लिए मेनली 2 तरीके यूज होते हैं, एक हमारे पास फिजिकल, एक हमारे पास केमिकल। जो फिजिकल होते हैं उसमें क्या होते हैं, हम अलग तरीकों से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, जो कि आने वाले स्लाइड में हम एक्सप्लेन करेंगे। जबकि केमिकल जो होते हैं उनमें हम केमिकल एजेंट यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, और वो केमिकल्स क्या करता है, वो या तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है या उनके ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, स्टॉप करता है, और इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल होते हैं। तो मेनली 2 तरीके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के, एक फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम अलग तरीके यूज करेंगे, केमिकल मेथड में सिंपल केमिकल्स यूज होंगे। अब कौन कौन से केमिकल्स हैं, तो वो इस यूनिट के बाकी वीडियोस लेक्चर जो हैं, जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, उनमें मैंने फिर वो मेंशन भी किए हैं। सही है। अब फिजिकल एजेंट की बात कर लें तो फिजिकल एजेंट में वो मेथड्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, या तो हाई या लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। अब एफसी में आप लोगों ने पढ़ा है कि सेल के अंदर एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम को अपना टेम्परेचर चाहिए उनके काम करने के लिए।
अब अगर एक जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है या फंजाई है, हम अगर टेम्परेचर को कम कर देते हैं नॉर्मल से कम, आगे इसकी और भी एक्सप्लेनेशन आएगी, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, कम हो जाती है। या अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो उसके प्रोटीन खराब हो जाते हैं। तो हाई और लो टेम्परेचर, इसके जरिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है डेसिकेशन। डेसिकेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। आप लोगों ने देखा होगा ट्रेडिशन तरीके भी यूज होते हैं कि क्या होते हैं कि गोश्त को खुश्क किया जाता है, तो वो खुश्क गोश्त जो होता है उसमें फिर वो खराब नहीं होता। वो रीजन ये होता है कि जब आप किसी चीज से वाटर निकाल देते हो, तो जब वाटर नहीं रहता तो पानी की गैर मौजूदगी में भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जिंदा नहीं रह सकते, उनको हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो फिर लायो नहीं रह सकते। ये भी एक तरीका है, फिजिकल मेथड है। इसके अलावा रेडिएशन, डिफरेंट रेडिएशन जो आयनाइजेशन करते हैं, जो सेल को खराब करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल को, जो उनके प्रोटीन स्ट्रक्चर को खराब करते हैं, तो वो भी हम एज अ फिजिकल एजेंट यूज करते हैं। इसके बाद फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में ऐसा होता है कि वो चीज़ें जो हीट वगैरह पे ख़राब हो तो उसको फिर हम फिल्टर करते हैं, तो जो बैक्टीरिया वगैरह होती हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती हैं और जो हमारे पास कंटेंट या फ्लूइड होता है वो नीचे चला जाता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाता है। अब यहाँ पे तो सिर्फ इनके नाम लिखे हैं, अब आगे आने वाले स्लाइड में फिर एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे कि टेम्परेचर कैसे डैमेज करेगा, डेसिकेशन क्या करता है, रेडिएशन कौन कौन से हैं, तो ये डिटेल आगे आ रही है। इसके लिए आप लोग अभी टेंशन ना लें, लेकिन यहाँ इतना पता हो कि ये जो हमारे पास एजेंट है या मेथड्स हैं, ये फिजिकल मेथड है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। जबकि केमिकल एजेंट जो है उनमें डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं, एंटीसेप्टिक्स यूज होते हैं एंड एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं। अब डिसइंफेक्टेंट्स क्या हैं, ये एक एमसीक्यूज में आपको बता दूं, शुरू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और अक्सर एग्जाम में आते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स में फर्क, तो डिसइंफेक्टेंट में वो तमाम चीजें आती हैं जिसको हम यूज करते हैं कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को, गैर जानदार, मिसाल के तौर पे आप सीजर को साफ कर रहे हो या सर्जिकल ब्लेड को साफ कर रहे हो, तो उसको जब हम साफ करते हैं केमिकल से तो वो केमिकल डिसइंफेक्टेंट होता है। लेकिन एंटीसेप्टिक वो केमिकल जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, लेकिन स्किन वगैरह पे लगाते हैं, किसी सेल वगैरह पे, जिस तरह अल्कोहल होता है ना, तो इंजेक्शन लगाने से पहले अल्कोहल स्वाब से जो स्किन साफ की जाती है तो उस केमिकल को फिर हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट वो केमिकल होगा जो इनएनिमेट या गैर जानदार चीजों की सफाई के लिए हम यूज करेंगे, जबकि एंटीसेप्टिक क्या होगा, वो जो जानदार खुलिये वगैरह या सेल के लिए हम उनको यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है उनके केमिकल मेकअप, वो बने इस तरह होते हैं। जबकि एंटीबायोटिक्स जो हैं तो ये मेडिसिन फॉर्म में होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो भी इस यूनिट का एक पार्ट है, लेकिन वो लास्ट पार्ट है और उसका वीडियो लेक्चर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, तो वो भी आप डिटेल से वहां पे देख सकते हैं। तो इस जो है स्लाइड के एमसीक्यू जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, इनको आप याद रख लें। अब यहां पे कुछ रीजंस हैं कि आप क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर रहे हो, तो यहां पे कुछ रीजन मैं बता दूं। सबसे पहले प्रिवेंट कंटेमिनेशन, क्योंकि जहां पे बैक्टीरिया वगैरह होंगे वहां पे कंटेमिनेशन आएगी, वहां पे गंदगी आएगी, तो इसलिए उस गंदगी से बचाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन, पैथोजन हर वो चीज जो डिजीज काज करे उसको हम पैथोजन कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसको क्या है, उसको टीबी है। अब एक नर्स ने उसको मेडिकेशन दी, अब वो हाथ धोएगा, वो हाथ को साफ करेगा, तब दूसरे मरीज के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखते, आप जो है सैनिटाइजर यूज नहीं करते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल नहीं करते, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होंगे। ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर होंगे, तो उनकी ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को
कंट्रोल करते हैं। अगर इस तरह ना हुआ तो फिर ज्यादा लोग इससे इफेक्ट होंगे। थर्ड, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन एंड स्पॉइलेज ऑफ प्रोडक्ट्स। मैंने बता दिया है कि खुराक वगैरह की जो चीज़ें होती हैं अगर उनको आप कंट्रोल ना करो तो वो आपके पास ख़राब हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। हम क्यों चीज़ें फ्रिज में रखते हैं? वो इसलिए हम फ्रिज में या फ्रीज़र में रखते हैं कि वहाँ टेम्परेचर कम होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उनमें नहीं होती, लिहाजा वो चीज़ 1, 2, 3 दिनों तक वो क्या रहती है, वो ख़राब नहीं होती। इसके बाद टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन इन एसेप्टिक एरिया प्रोसेस लाइक प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बाय फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन हमारे पास एक प्रोसेस है, वो भी इसी माइक्रोबायोलॉजी में आएगा, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वो एक प्रोसेस है जिसके जरिए मेडिसिन बनाई जाती है। अब मेडिसिन जो हम बनाते हैं तो उनको हमने वो एरिया को हम एसेप्टिक रखना होता है कि वहां पे जितने भी लोग काम करें उनके हाथ भी साफ हो, वहां पे जितनी भी चीजें बन रही है वो सारी साफ सुथरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मेडिसिन बना रहे हो और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए तो वो मेडिसिन जो भी यूज करेगा उसके बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे और उसको डिजीज होगा। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में क्या करना होता है, हमने वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना होता है। टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन इन ऑपरेशन थिएटर फिलिंग एरियाज ऑफ नॉन स्टेराइल फार्मास्यूटिकल्स। देखो ये एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक उस कंडीशन को कहते हैं जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, बैक्टीरिया फ्री जो होते हैं उसको एसेप्टिक कंडीशन हम कहते हैं। अब ऑपरेशन थिएटर जो है वहां पे ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, वहां पे लोगों के जख्म वगैरह होते हैं, उनको साफ करना, लोगों के बॉडी को कट करके उनकी सर्जरीज होती है। तो क्या है कि उस जगह को आपने बैक्टीरिया फ्री बनाना होता है। इस तरह हमारे पास जो फार्मेसीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पे जो मेडिसिन वगैरह बनाई जाते हैं तो उस जगह को आपने एसेप्टिक फ्री बनाना है। मतलब वहां पे एसेप्टिक कंडीशन आप कैसे लेकर आओगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करके। नॉन स्टेराइल किसे कहते हैं, ये आगे आ रहा है, स्टेरिलाइजेशन। सही है। तो स्टेरिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके एंडोस्पोर 100% हर एक चीज जब हम खत्म करते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो उसके स्पोर्स हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। ये प्रोसेस है। अब एक चीज अगर स्टेराइल है मतलब उस चीज वो 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो चीज साफ है। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन वो नॉन स्टेराइल होते हैं क्योंकि 100% आप जब सारी चीजें हटाते हो तो वो मेडिसिन खुद खराब हो जाती है, क्योंकि स्पोर्स को खत्म करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो वो खैर आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये मैंने आपको यहां पे इसलिए एक्सप्लेन किया थोड़ा सा कि स्टेराइल और नॉन स्टेराइल किसे कहते हैं। स्टेराइल हर उस चीज को कहते हैं जिसमें आपके पास 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म से साफ चीज जो है उसको हम स्टेराइल कहते हैं। सही है। तो ये वो तमाम रीजन हैं जिसकी वजह से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना होता है, चाहे वो हॉस्पिटल साइड पे हो, चाहे वो हमारे घर साइड पे हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री साइड पे हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में किसी भी वार्ड में हो। ये मसले जो बनते हैं इसलिए हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना होता है। अब ये तो हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल क्यों करेंगे। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल के लिए जो एजेंट यूज होते हैं वो किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। आपके जहन में क्वेश्चन आएगा ना कि ये बैक्टीरिया को कैसे मारेगा, तो वो डिफरेंट तरीकों से यहां पे हम पढ़ लें। प्राइमरी टारगेट ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म that can cause infection or spoilage of food that are constantly present in external environment। तो ये बात मैंने शुरू से आपको बताई कि पूरी दुनिया में या दुनिया की हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। सही है। तो हम क्या करते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में डिजीज काज करे या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी खुराक को या मेडिसिन वगैरह को खराब करे, तो इस तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनको खत्म करने के लिए माइक्रोबियल एजेंट या माइक्रोबियल कंट्रोल एजेंट यूज किए जाते हैं। अब वो एजेंट जो होते हैं वो
दो तरीकों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। उनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो वो क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है और जो उसका सेल मेम्ब्रेन है, जिसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ये एजेंट जो है ये उसको तोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पानी को बॉयल किया तो पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि उसने बैक्टीरिया के सेल वॉल को खत्म किया, या कोई केमिकल आपने यूज किए, अब वो केमिकल ऐसे थे कि उसने बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ दिया। तो जब बैक्टीरिया का सेल वॉल टूट जाता है तो उसका सेल का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है और वो बैक्टीरिया हमारे पास खत्म हो जाती है। तो एक तो ये तरीका है, एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि बैक्टीरिया के सेल वॉल या उसके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को जब खत्म किया जाए तो वो बैक्टीरिया खत्म हो जाती है। दूसरा क्या है? इंटरफेरेंस विद प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर। ये जो एजेंट होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल एजेंट, वो क्या करते हैं? वो बैक्टीरिया सेल के या तो प्रोटीन या उसके न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए है या आरएनए है, ये उसको डैमेज कर देते हैं। तो फिर हमें पता है कि अगर एक सेल के आप प्रोटीन को खत्म कर लो या एक सेल के आप डीएनए या आरएनए को डैमेज कर लो तो वो सेल आपके पास खत्म हो जाता है। तो अगर बैक्टीरिया के सेल का प्रोटीन या उसका न्यूक्लिक एसिड आपके पास डैमेज होगा तो वो सेल आपके पास खत्म हो जाती है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास खत्म हो जाता है। अब ये कंसेप्चुअल आप याद रख लें कि जो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो इन दो तरीकों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करता है, या उसके सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के, या उसके प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड को तोड़ के, या उनको खराब करके। ये दो आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब यहां पे वही बात हुई है कि सेल वॉल जो है वो सेल के इंटीग्रिटी मतलब स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। अगर आप इस सेल वॉल को डिस्टर्ब करोगे, तोड़ोगे, तो सेल का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा और अंदर का जो प्रेशर है उसकी वजह से वो सेल बस्ट हो जाता है, वो टूट जाता है। जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है तो वो भी साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड होता है, ऑर्गेनेली होते हैं, उनको कंट्रोल रखते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर लेते हैं तो जो सेलुलर कंटेंट है, सेल के अंदर का जो फ्लूइड्स है वो बाहर निकल आएगा, सेल टूट जाएगा। अगर हम वायरस की बात करें तो चूंकि वायरस में तो सेल वॉल नहीं होता, लेकिन हमने एफईसी में पढ़ा है और इसी माइक्रोबायोलॉजी में वायरस का जो यूनिट है उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया है कि वायरस के ऊपर एक इन्वेलप होता है, कवर होता है, और वो कवर जो है वो उसको हेल्प देता है अटैचमेंट कि वो किसी सेल के साथ अटैच होके उस सेल को डैमेज कर ले। तो जितने भी हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करेंगे, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, वो वायरस के उस इन्वेलप को खत्म कर देता है। तो जब वायरस के उस इन्वेलप को खत्म कर देता है तो वो फिर क्या करता है कि वो वायरस की रिप्लिकेशन, उसकी डिवीजन खत्म हो जाती है, वायरस आपके पास खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि बैक्टीरिया या वायरस के जो कवर होता है, या सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में या बैक्टीरिया में सेल वॉल और वायरस में वायरल इन्वेलप, ये जब टूट जाए तो वो आपके पास अलाइव नहीं रहता और उसकी डेथ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है और वो डिजीज काज नहीं कर सकता। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह खत्म होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया और वो आप एमसीक्यूज के लिए याद भी रखोगे। ये कुछ 3 से डिफिनीशंस है और इसमें से एक अक्सर एमसीक्यूज में आता है, जो कि मैंने शुरू में कहा, स्टेरिलाइजेशन है, एक है डिसइंफेक्शन, दूसरा है डीकंटामिनेशन। जो स्टेरिलाइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, सबको खत्म कर लेते हैं। और जो स्टेराइल ऑब्जेक्ट होगा, हम कहेंगे ना कि ये स्टेराइल ऑब्जेक्ट है, तो कब कहेंगे? हम तब कहेंगे कि जब वो ऑल लाइफ फॉर्म से फ्री हो, ना उसमें बैक्टीरिया हो, ना उसके ऊपर एंडोस्पोर हो, ना उसके ऊपर वायरसेस हो। जब इन तमाम से कोई भी इंस्ट्रूमेंट साफ होगा, हम कहेंगे ये स्टेराइल है।
तो स्टेरिलाइजेशन किसे कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन आपके पास वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम तमाम जानदार, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो एंडोस्पोर भी क्यों ना हो, जब ख़त्म करते हैं तो इसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। अब शायद किसी के जहन में क्वेश्चन हो कि एंडोस्पोर किसे कहते हैं? तो एंडोस्पोर जो है वो इस तरह का फॉर्म होता है कि बैक्टीरिया अपने ऊपर कवर कर लेता है खुद को, और वो एंडोस्पोर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो एंडोस्पोर क्या होता है, वो हार्श कंडीशन में उस बैक्टीरिया को बचाता है। जैसे कंडीशन बेहतर होंगे तो वो एंडोस्पोर से बैक्टीरिया बाहर आ जाता है। तो स्टेरिलाइजेशन में आपने उन एंडोस्पोर को भी ख़त्म करना होगा। जबकि डिसइंफेक्शन क्या है, उसमें भी हम एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे, लेकिन इसमें 100% हम रिमूव नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि आपके पास एंडोस्पोर वो लायो रह जाते हैं। तो अगर एक चीज का हम कहते हैं कि ये डिसइंफेक्ट है, तो डिसइंफेक्ट का मतलब क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, लेकिन एंडोस्पोर इस पे हो सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि ये चीज स्टेराइल है तो उसका मतलब ये होगा कि उस पे कुछ भी नहीं है, ना स्पोर्स है, ना वायरस है, कुछ भी नहीं है। तो ये स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के दरमियान जो है ये फ़र्क है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, और ये आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए। जबकि डीकंटिमिनेशन, तो डीकंटिमिनेशन निकला है कंटिमिनेशन से। कंटिमिनेशन कहते हैं एक चीज़ का गंदा हो जाना। तो अगर एक चीज़ को आप सिंपली साफ कर लेते हो, या साबुन वगैरह से धो लेते हो, या सिंपल वाटर से साफ कर लेते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डीकंटिमिनेशन कहते हैं कि इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और इनएनिमेट सरफेस टू मेक इट सेफ टू हैंडल। मिसाल के तौर पे एक फर्श पे खून गिरा है, खून के गिर गया, या पेशेंट का खून या उसका कोई फ्लूइड यूरिन फर्श पे पड़ा है, तो आप फर्श को क्या कर लेते हो? उसको आप साफ कर लेते हो पानी के साथ, या उसको जो है आप क्या कर लेते हो? सर्फ केमिकल्स के जरिए साफ कर लेते हो। तो उसको फिर हम कहते हैं डीकंटिमिनेशन। वो खून के धब्बे या निशान वहां पे नहीं रहता। या हमारे हाथ पे कोई निशान लग गया, हमने पानी से अपने हाथ साफ सुथरे धो लिए, तो इसको डीकंटिमिनेशन कहेंगे। डीकंटिमिनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने ये देखा हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने साफ हुए, कौन से साफ हुए, ये चीज़ नहीं होती। अपने हाथ को सिंपल साफ सुथरा बनाना, इसको डीकंटिमिनेशन कहते हैं। जिस तरह हम खाना पीने या खुराक से पहले अपने हाथ को साफ करते हैं। तो ये जो तीन डिफिनीशंस है, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, एमसीक्यूज के लिए इनको याद रखें। और यहाँ पे ये पिक्चर के जरिए आप लोगों को दिखाया भी गया है कि देखो ये स्टेरिलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे प्रॉपर उसमें हमारे पास मशीन में क्या किया जाता है, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज किया जा रहा है, और ये हमारे पास सिंपल डिसइंफेक्शन है। सही है। अब डिसइंफेक्टेंट वो एजेंट होते हैं जो हम किसी चीज़ की डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में डिफरेंस है, जो कि शुरू स्लाइड में मैं बता भी चुका हूँ कि अगर हम केमिकल एजेंट को यूज़ करेंगे किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को साफ करने के लिए, तो उसको हम डिसइंफेक्टेंट कहेंगे। मिसाल के तौर पे ये अल्कोहल जो हम स्किन को साफ करते हैं ना इंजेक्शन लगाने से पहले, तो इसको आप डिसइंफेक्टेंट नहीं कह सकते। उसका रीज़न ये है कि आपका जो जिस्म है या आपकी जो स्किन है वो एनिमेट है, वो जानदार है। डिसइंफेक्टेंट मतलब आपने सीजर को साफ किया, फर्श को साफ किया, तो वो जो केमिकल आपने यूज किए इसको हम डिसइंफेक्टेंट कहेंगे। जबकि एंटीसेप्टिक क्या है, उसका भी वही काम होगा जो डिसइंफेक्टेंट का होगा, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ह्यूमन टिश्यू पे यूज कर सकते हैं। जिस तरह अल्कोहल स्वाब है तो आप इसको ह्यूमन टिश्यू पे यूज कर सकते हो। अब एंटीसेप्टिक जो है इसको आप फर्श वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है वो स्पेशल बनता इसलिए कि वो आप स्किन साफ करो या जो है उससे आप बॉडी किसी स्किन या किसी जख्म वगैरह को साफ कर लो। जबकि डिसइंफेक्टेंट जो है उससे अगर आप स्किन वगैरह साफ करोगे तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए डिसइंफेक्टेंट, एनिमेट या लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज होता है। और ये हमारे बॉडी पे डिपेंड करता है, बॉडी पे लगा रहे हो तो एंटीसेप्टिक, कोई इंस्ट्रूमेंट साफ कर रहे हो तो डिसइंफेक्टेंट। सही है, तो उनके लिए डिसइंफेक्टेंट यूज हो रहा है।
सैनिटाइज़र तो सिंपल ये है जो अभी हम यूज़ भी करते हैं। क्या होता है कि वो हमारे हाथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से साफ कर देता है, उनकी तादाद को रिड्यूस कर देता है। 100% रिमूव नहीं करता, इसलिए सैनिटाइज़र लगाने के बाद फिर भी हम हाथ धोते हैं सोप वगैरह से। तो क्या है कि सैनिटाइज़र जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तादाद को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है। अब ये और टर्मिनोलॉजीज हैं। सेप्सिस कहते हैं प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया कंटेमिनेशन। किसी जगह पे अगर बैक्टीरिया कंटेमिनेशन है तो हम कहते हैं कि वो चीज़ सेप्टिक हो गई है। अगर किसी पेशेंट है उसके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया उसके बॉडी में ज़्यादा है या उस पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है, तो हम कहते हैं कि ये पर्सन सेप्सिस में है। अगर बैक्टीरिया को आप ख़त्म कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे एसेप्सिस। तो ये जो हम मेडिसिन वो केमिकल एजेंट यूज़ करते हैं ना, तो उस चीज़ को हम एसेप्टिक बना रहे हैं, बैक्टीरिया उससे रिमूव कर रहे हैं। अब एसेप्टिक टेक्निक यूज टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ एनी क्लिनिकल प्रोसीजर एंड प्रोडक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्री टू कीप स्टैंडर्ड। देखो जो एसेप्टिक टेक्निक है, अब अगर एज अ नर्स या एज अ हेल्थ प्रोफेशन आप कोई भी प्रोसीजर करते हो तो हम पहले हाथ धो लेते हैं, उसके बाद ग्लव्स पहन लेते हैं, तो इसको कहते हैं एसेप्टिक टेक्निक। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हमारे हाथों की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेशेंट की तरफ ना जाए। तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया को रिमूव कर रहे हो, उनकी एब्सेंस है, इसलिए इस तरीके को कहते हैं एसेप्टिक टेक्निक। अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने, हाथ सही से नहीं धोए, तो आप सेप्टिक टेक्निक से जा रहे हो, आप उस मरीज को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो सेप्सिस, एसेप्सिस और जो एसेप्टिक टेक्निक है, ये एमसीक्यूज के लिए आपको इनके डिफिनीशंस का पता होना चाहिए कि ये किसे कहते हैं। ये वो तमाम केमिकल्स वगैरह हैं जो हम एज अ केमिकल एजेंट यूज करते हैं, और इन केमिकल एजेंट को कौन कौन से एजेंट हैं ये हमने इस यूनिट के सेकेंड पार्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो वहीं से जाकर आप फिर इनके जो है केमिकल एजेंट जो कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और टर्मिनोलॉजीज है। एंटीबायोटिक्स। Antibiotics is a substance derived from microorganisms or produced synthetically to kill or inhibit the growth of other microorganisms, for example bacteria. एंटीबायोटिक्स जो है ये बैक्टीरिया के खिलाफ यूज होते हैं और ये बनाई भी जाती हैं इन बैक्टीरिया और वायरस वगैरह की मदद से, लेबोरेटरीज वगैरह में बनाई जाती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। एंटीबायोटिक्स का हर एक बंदे को पता है कि देखो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, तो उनके लिए फिर हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स को आप डिटेल से फार्माकोलॉजी 3rd सेमेस्टर में पढ़ोगे, एंटीबायोटिक्स कौन कौन से होते हैं। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सही है, वो एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरिया के खिलाफ यूज होता है। कीमोथेराप्यूटिक सिंथेटिक ड्रग, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो केमिकल से बनते हैं, केमिकल से बने होते हैं, और वो क्या है, वो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइप के टर्म्स हैं। एक है साइडल, किसी भी चीज के साथ अगर साइडल आया है तो मतलब वो एजेंट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है। मिसाल के तौर पे बैक्टीरियोसाइडल, तो कोई भी एजेंट जो बैक्टीरिया को किल करेगा उसको हम बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। जबकि किसी चीज के साथ अगर स्टैटिक आ जाए तो मतलब क्या है कि वो ऐसा एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप करता है, जिस तरह बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, तो वो एजेंट जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करेगा लेकिन उसको किल नहीं करेगा। अगर किल करता है तो उसको हम साइडल कहते हैं। तो ये आप सिंपल एमसीक्यूज के लिए जहन में रख सकते हैं। अब ये स्लाइड जो है वही चीजें हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, वो एजेंट जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उनको किल नहीं करता लेकिन उनके ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जब बैक्टीरिया का ग्रोथ इनहिबिट हुआ कुछ टाइम के बाद वो खुद मर जाएगी क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं हो रही। तो इसमें हमारे पास ये मेडिसिन जो है टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड एंड क्लिंडामाइसिन, ये ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट काम करते हैं।
अब चूंकि यहां पे आपको सिर्फ इनके नेम्स का पता होना चाहिए, बाकी इन एंटीबायोटिक्स की डिटेल में जाने की लिए आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे। यहां पे सिर्फ इनके एग्जाम्पल के तौर पे इनके नाम का पता होना चाहिए। एमसीक्यूज आ सकता है कि क्लिंडामाइसिन बैक्टीरियोस्टेटिक है या बैक्टीरियोसाइडल, तो आपको पता होना चाहिए। अब वो एजेंट जो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनको बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। इसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड, इसके हमारे पास बीटा लैक्टेम या फ्लूरोक्विनोलोन जो हमारे पास है, तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, इनको बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। अब अगर वो मेडिसिन जो या वो एजेंट जो जर्म्स को जर्म्स वो जरासीम जो आपके बॉडी में डिजीज काज करे, जब उनको किल करता है उनको जर्मिसाइड्स कहते हैं। कोई एजेंट अगर वायरस को किल करे वायरसाइड, फंजाई को किल करे फंजीसाइड, या बैक्टीरिया स्पोर्स को खत्म करे तो उनको स्पोरोसाइड कहते हैं। और स्पोरोसाइड्स में हमारे पास क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड एक एजेंट यूज होता है जो क्या करता है, जो स्पोर्स को खत्म करता है। ये आप फिर एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि सोडियम हाइपोक्लोराइड ये स्पोरोसाइड है। तो इनके नेम से भी जाहिर है, तो ये जितने भी हैं ये तो खैर अगर एमसीक्यूज आएगा इंतहाई सिंपल होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने फिर गलत नहीं करना, मिस्टेक्स नहीं करनी। अब ये हमारे पास जो स्लाइड है ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसमें कंसेप्ट आपने क्लियर इस तरह करना है कि सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास मेडिसिन है एंटीबायोटिक, ये क्या है, ये बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स है। ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, ख़त्म करते हैं, जबकि ये जो एंटीबायोटिक्स है तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक हैं। बाकी बीटा लैक्टेम कौन एंटीबायोटिक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड, तो ये क्लास हैं, ये आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। यहां पे डिटेल से जाएंगे तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन सिंपल इतना पता होना चाहिए कि कौन सा एंटीबायोटिक बैक्टीरियोसाइडल है, कौन सा एंटीबायोटिक हमारे पास बैक्टीरियोस्टेटिक है। तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए, सही है। अब इस स्लाइड पे अगर आप नजर डाल दें तो इसमें हमारे पास है मेथड ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल, जिसमें फिजिकल एजेंट भी है, केमिकल एजेंट भी है, मैकेनिकल रिमूवल मेथड्स भी है और बायोलॉजिकल एजेंट भी है। तो इस यूनिट में ये जितने भी हम लिखे हुए हैं इन तमाम को एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर जब आप यूनिट कंप्लीट कर लोगे फिर इस स्लाइड पे आ जाना और देखना कि इसमें आपसे कुछ रहता तो नहीं। क्योंकि ये पूरा यूनिट जो है ना वो इसी स्लाइड के बेस पे है। ये सारे मेथड्स को एक्सप्लेन करना ही कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिट है, सही है। अब इस स्लाइड में फिजिकल मेथड आपको दिए हुए हैं। फिजिकल मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिसमें केमिकल्स की नीड नहीं पड़ती। तो इसमें एक हीट आता है, हीट कि किसी चीज को गर्म करने से। अब हीट में फिर दो चीजें हैं, आया आप ड्राई हीट यूज कर रहे हो या मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में क्या है कि आप एक चीज को जला रहे हो जिनको इंसिनरेशन कहते हैं, या फ्लेम पे रखा है, या रेड हीट पे रखा है, या हॉट एयर ऑन में रखा है, तो उसमें ड्राई हीट यूज होता है। जबकि मॉइस्ट हीट क्या है कि उसमें जो वाटर वेपर्स होते हैं उसमें हीट कंटेंट होता है, तो वो मॉइस्ट हीट में आता है। इसके बाद रेडिएशन, तो रेडिएशन में भी फिर दो टाइप्स हैं। एक है नॉन आयनाइजिंग, जो आयनाइजेशन नहीं करता, उसके बगैर वो सेल्स को डैमेज करेगा। एक है आयनाइजिंग, जो आयनाइजेशन कराता है आपके बैक्टीरियल सेल को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल्स को। ये भी हम आगे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि फिल्टर पेपर्स यूज किए जाते हैं। उन फिल्टर पेपर से जब हम फ्लूइड या मेडिसिन को गुजारते हैं तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, वो ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और हमारा जो फ्लूइड होता है या जो कंटेंट होता है वो साफ सुथरा हमारे पास फिल्टर से निकल जाता है, तो उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन हम तब यूज करते हैं कि जब एक चीज क्या है कि वो रेडिएशन से या हीट से खराब होती है ना, तो उन कंडीशन में फिर हम फिल्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस यूज करते हैं। तो ये भी डिफरेंट टाइप्स है, तो ये भी आगे जाके हमने एक्सप्लेन करने हैं। ये फिजिकल मेथड जो है एक एक करके अब हम एक्सप्लेन करेंगे, और इसका आइडिया भी आप लोगों को हो चुका है कि फिजिकल मेथड से हम किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करेंगे।
अब physical method, the method which are used to destroy or remove microorganism by mean of physical things are known as physical method। या आप टेम्परेचर के जरिए रेडिएशन, रेफ्रिजरेशन या डेसिकेशन जो शुरू में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इन तरीकों से अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं तो इनको कहते हैं फिजिकल मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एमसीक्यूज के लिए भी ये आपको याद होने चाहिए। टेम्परेचर जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ मिनिमम एंड ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके 3 टाइप्स के टेम्परेचर होते हैं। एक होता है उनका मिनिमम टेम्परेचर, सही है, एक होता है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर, और एक होता है उनका एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर होता है तो वो कम से कम उतना टेम्परेचर जो कि जरूरी होता है उनके काम के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। जो एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो मैक्सिमम टेम्परेचर भी उसको कहते हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि वो आखिरी हद होती है, उससे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होते जाएंगे, तो ये उसकी हद है। तो ये कम से कम टेम्परेचर, इससे टेम्परेचर कम करोगे फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होगा। ये मैक्सिमम टेम्परेचर, इससे टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास खत्म होंगे। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है तो वो सबसे अच्छा टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इंतहाई पीक पे होती है। तो 3 तरीके के टेम्परेचर होते हैं। अब इससे आपको पता चल जाए कि अगर टेम्परेचर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मिनिमम से कम कर दें तो हम उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, या अगर हम उन टेम्परेचर को मैक्सिमम से बढ़ा दें तो हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल का। टेम्परेचर बिलो द मिनिमम यूजुअली हैव अ स्टैटिक एक्शन ऑन ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि कम टेम्परेचर या टेम्परेचर बिलो मिनिमम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या नॉर्मल कम टेम्परेचर, जिस तरह फ्रीजिंग है या रेफ्रिजरेटर में हम चीजें रखते हैं, तो वो बैक्टीरिया को किल नहीं करता, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। उनका स्टैटिक एक्शन होता है, उनका साइडल एक्शन नहीं होता। ये एमसीक्यूज में याद रख लें, एमसीक्यूज के लिए। दे इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ बाय स्लोइंग डाउन मेटाबॉलिज्म बट डू नॉट नेसेसरी किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनके मेटाबॉलिज्म को क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म होता है इंजाइम की मौजूदगी में, और इंजाइम का अपना टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कम करोगे, इंजाइम काम नहीं करेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास फिर क्या होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती और उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। टेम्परेचर एबव मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम से आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, जिस तरह हम बॉइलिंग टेम्परेचर वगैरह, तो उनका साइडल एक्शन होता है, वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो 2 एमसीक्यूज के लो टेम्परेचर का स्टैटिक एक्शन होगा, हाई टेम्परेचर का साइडल एक्शन होगा, और इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर की मौजूदगी में खत्म हो जाते हैं। और सेकेंड लास्ट जो हमारा स्लाइड है इस पार्ट का, तो उसमें ये 3 टेम्परेचर है। एक है थर्मल डेथ पॉइंट। थर्मल डेथ पॉइंट वो लो टेम्परेचर एट विच ऑल ऑफ माइक्रोब इन अ लिक्विड सस्पेंशन विल बी किल इन 10 मिनट्स। आपने वो टेम्परेचर दिया है, लोवेस्ट टेम्परेचर, जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। अब देखो, लोवेस्ट टेम्परेचर का मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर 90 डिग्री सी आप टेम्परेचर दे रहे हो और ये टेम्परेचर ऐसा है कि 8 से लेके 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास बैक्टीरिया खत्म हो जाते, किल हो जाते, तो इसको हम थर्मल डेथ पॉइंट कहेंगे। इससे अगर हम 80 डिग्री सी पे आएंगे तो ये थर्मल डेथ पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 90 डिग्री सी था, ये इतना टेम्परेचर था कि ये 10 मिनट के अंदर अंदर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करेगा। तो इस तरह के टेम्परेचर पॉइंट को हम कहते हैं थर्मल डेथ पॉइंट। सही है। इसके बाद थर्मल डेथ टाइम। अब ये क्या है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू किल ऑल बैक्टीरिया इन अ लिक्विड कल्चर एट अ गिवन टेम्परेचर। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर 90 डिग्री सी टेम्परेचर आप दे रहे हो, आपके पास 5 मिनट्स में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होते हैं। लेकिन अगर आप 110 डिग्री सी टेम्परेचर दे रहे हो और आपके पास 2 मिनट्स में बैक्टीरिया खत्म होते हैं, तो इस टाइम को कहते हैं थर्मल डेथ पॉइंट टाइम।
तो क्या है कि एक गिवन टेम्परेचर पे आपके पास कितना टाइम लेता है कि वो जो फ्लो मेडिसिन है या जो चीज़ आप साफ कर रहे हो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाए, तो उस टाइम को कहते हैं थर्मल डेथ टाइम। तो जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे थर्मल डेथ टाइम उतना कम होगा, उतने कम टाइम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास खत्म होंगे। सही है। और एंड में क्या है, डेसिमल रिडक्शन टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ बैक्टीरिया इन अ लिक्विड कल्चर एट अ गिवन टेम्परेचर। देखो एक कल्चर को या एक मेडिसिन है या जो भी कंटेंट है, अगर आप उसको हीट दे रहे हो, सही है, अब उस हीट दे रहे हो आप, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 100% खत्म हुए, लेकिन वो टाइम जहां तक 90% तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो सकते हैं उसको कहते हैं डेसिमल रिडक्शन टाइम। क्योंकि 90% तक अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर लेते हो तो मतलब यह है कि उसको आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बना दिया। तो आपने एक चीज को बॉइलिंग पे रखी है, अब कितना टाइम आपको चाहिए कि वो चीज या वो जो फ्लूइड है या वो जो कल्चर है या वो जो मेडिसिन है वो 90% बैक्टीरिया से क्लियर हो जाए, तो वो जो टाइम है वो आपके पास क्या है, डेसिमल रिडक्शन टाइम कहते हैं उनको। तो ये जो डिफिनीशन है इनको आप फिर एमसीक्यूज के लिए क्या कर लें, याद रख लें। और टेम्परेचर में जो हमारे पास लास्ट स्लाइड है इस पार्ट का, उसमें यह है कि जो वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्पोर्स में कन्वर्ट होते हैं, जो जिनमें ग्रोथ होती है, जिनमें डिवीजन होती है, वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जिसमें बाइनरी फिशन हो, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास 50 से लेके 70 डिग्री सी तक अगर हम मॉइस्ट हीट दे दें तो उनकी डेथ हो जाती है, मतलब वो किल हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हाई टेम्परेचर हैं। कुछ बैक्टीरिया एंडोस्पोर जो है वो हाईली रेजिस्टेंट हैं, वो हीट की तरफ रेजिस्टेंट हैं और वो आपके पास क्या है, उनके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है डिस्ट्रक्शन के लिए। अदरवाइज बैक्टीरिया वगैरह आपके पास इस टेम्परेचर पे किल हो सकते हैं। इसको कहते हैं हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जो है वो कभी कभार हम मॉइस्ट हीट के फॉर्म में अप्लाई करते हैं, कभी कभार ड्राई हीट के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो ये हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया है, तो वहीं से जाकर फिर आप इस यूनिट का रिमेनिंग पार्ट देख सकते हैं। यहां तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स के थ्रू आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। हमारी टिकटॉक आईडी है नर्सिंग विद फरमान, तो वहाँ पे भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू हो नर्सिंग रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड, किसी भी हेल्थ इशू रिलेटेड, आप हमसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।